हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल ऑफ जनरल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मृदा की समस्याएं। ठीक है, और इसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो इसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले का जो वीडियो आपने देखा होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में, उसमें हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि मृदा में किस तरह से क्षारीयता और किस तरह से अम्लीयता का गुण पाया जाता है और उसमें क्या विशेष परिवर्तन होते हैं अगर अम्लीयता और क्षारीयता पाई जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसे भी देख लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ MPPSC 2020 उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मृदा की समस्याओं में सबसे पहले है मृदा अपरदन, उसके बाद है घटती हुई उर्वरता, मरुस्थलीकरण, जल जमाव और लवणीयता या क्षारीयता। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मृदा अपरदन होता क्या है और किस प्रकार के अपरदन को विशेषता वैज्ञानिकों ने स्टडी किया है और उसके अकॉर्डिंग उसे बचाने के भी कई सारे उपाय हैं। कैसे होंगे हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो मृदा अपरदन भारत की एक सार्वभौमिक समस्या है। यहाँ भारी वर्षा क्षेत्रों में अपरदन के कारण या अपरदन का कारक जो होता है वो जल है। ठीक है, याद रखिएगा, जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अपरदन का कारक क्या है? जल है। वहीं शुष्क क्षेत्रों में अपरदन वायु के कारण भी होता है। तो हमको यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया कि पहली बात तो अपरदन होता है जल के कारण और दूसरी बात अपरदन होता है वायु के कारण। ठीक है, इन दोनों माध्यमों से मृदा अपरदन संभव है। ठीक है, जल के द्वारा भी और वायु के द्वारा भी। अगला, एक अनुमान के अनुसार भारत का 180 मिलियन हेक्टेयर भूभाग मृदा अपरदन की प्रतिकूलता से ग्रस्त है। यानी कि मृदा अपरदन से प्रभावित है भारत का 180 मिलियन हेक्टेयर भूभाग, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 60% है। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ा एरिया है जो इन दोनों प्रकार के अपरदनों में से किसी एक अपरदन से या हो सकता है दोनों प्रकार के अपरदनों से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है और किस प्रकार की समस्या है हम आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अपरदन को समझने के लिए ये इमेज है आपके सामने। देखिए, इस टाइप से अपरदन होता है। पानी जब बहता है, अगर धीमे धीमे फ्लो हो रहा है तो धीमे धीमे मिट्टी कटेगी। मिट्टी कटेगी क्योंकि पानी अपने बहने का खुद रास्ता तैयार करता है, तो अपने रास्ते में बहने आने वाले सभी चीज़ों को बहाता है। मिट्टी जिस प्रकार की होगी, अगर मिट्टी का ऊपर सरफेस बहुत सूखा हुआ है तो बहुत आसानी से अपरदित हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस मिट्टी में पानी को रोकने का गुण होता है, किस में नहीं होता है। अगर बलुई मिट्टी है तो वहाँ पर पानी नहीं रुकता है। ठीक है, उसके कण मोटे होते हैं और पानी नीचे से तलहटी से जाकर बह जाता है, पानी नहीं रुकता। तो इन सारी चीज़ों के कारण ही अपरदन होगा। लेकिन फलस्वरूप अगर अपरदन हो जाता है तो हमको ये बात क्लियर है दोस्तों कि अगर अपरदन हो रहा है तो हमारे पास खेत यानी कि जो सिंचित क्षेत्र है, फसल उगाने का जो क्षेत्र है वो घटता जा रहा है। वो घटता जा रहा है तो हमारा प्रोडक्शन घटेगा। हर मायनों में हमारी जो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी है वो घटेगी और साथ ही साथ मिट्टी जिन जिन क्षेत्रों में जा रही है अपरदित होकर के, उन क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण करती जाएगी। उन सभी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये अपरदन का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझिए इसे। ठीक है, आपको ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, देखिए इस एरिया में पानी, अब तो अगर पानी का फ्लो बहुत तेज है तो एक ऐसा समय भी आएगा दोस्तों जब एक पूरी पूरी लेयर फ्लो हो जाएगी। उसे कहेंगे परत अपरदन, सतह अपरदन। ठीक है, अगर लेयर नहीं फ्लो होती है, बीच बीच से गड्ढों का निर्माण होता है, पतली पतली क्यारियां बन जाती हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, जैसे आपने चंबल घाटी का क्षेत्र देखा है। ठीक है, बीच से पानी चंबल नदी बह जाती है और इन क्षेत्रों में ऐसे क्यारियों का या नालियों का निर्माण होता है, तो उसे कहा जाएगा अवनलिका अपरदन। इस टाइप के सभी अपरदन का जो कारण है वो दरअसल पानी का फ्लो है और जितना तेज फ्लो होगा दोस्तों, उस तेज फ्लो में उतनी ज़्यादा मिट्टी बहती जाएगी। तो जहाँ पर पत्थर हैं दोस्तों, चट्टाने हैं, वहाँ पर तो अपरदन नहीं होगा, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों में यही होगा तो वहाँ पर अपरदन की बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक
इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के अपर्दन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अपर्दन का एक इमेज है, इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, अब अपर्दन के विशेष गुणों के बारे में हम देखते हैं, या विशेषता क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो अपर्दन मृदा के ऊपरी सतह के अनावरण हो जाने पर, मतलब ऊपरी सतह हट जाने को ही क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, अब मृदा की ऊपरी परत के अनाच्छादन हो जाने पर, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी क्लिष्ट है, याद रखिएगा, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है। मृदा के ऊपरी परत के अनाच्छादित हो जाने पर या अनाच्छादन हो जाने पर जो अपर्दन पाया जाएगा वो क्या होगा, अगर पूरी एक लेयर ही हट जा रही है तो वो क्या होगी, परत अपर्दन। देखिए दोस्तों, अगर मिट्टी का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इस टाइप से, तो अगर मान लीजिए एक लेयर पूरी पानी के साथ बह गई, ठीक है, पानी का फ्लो आया और तेजी से बहा ले गया पूरी एक परत को, तो इस तरह का अपर्दन क्या कहलाएगा, परत अपर्दन कहलाएगा। अपर सरफेस पूरी फ्लो हो जाएगी। अब क्यों इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों अपर्दन के बारे में हमें सोचना क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान से। मृदा के अधिकांश पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और कीटनाशकों को दरअसल हम ऊपरी परत पर ही डालते हैं, या ये सभी चीज ऊपरी परत पर ही सम्मिलित होते हैं। अब अगर यही बह गई तो दरअसल मृदा का जो पौष्टिक गुण है वो सब कुछ बह गया। मृदा क्या हो गई, ऐसी मृदा हो गई जिसमें फसल अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और इस तरह के अपर्दन को रोकने के भी हम प्रयास आगे देखेंगे कि कैसे रोका जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मृदा के अधिकांश पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों एवं कीटनाशकों को ऊपरी मृदा में ही सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आधी ऊपरी मृदा पिछले 150 सालों में खत्म हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 150 सालों में जो ऊपरी सरफेस थी, जो फर्टिलिटी जिसकी बहुत तेज थी, वो दरअसल खत्म हो चुकी है। और यही कारण है दोस्तों कि हमको हर जगह हमको क्या करना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। अन्य कारणों से जो अपर सरफेस थी वो अपर्दित हो चुकी है, और दरअसल उस सतह के अपर्दित हो जाने के बाद अब जो सतह बची हुई है उसका फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुका है। और यही कारण कि हमको फर्टिलाइजर्स का यूज़ अधिक से अधिक मात्रा में वर्तमान में करना पड़ रहा है। बिना फर्टिलाइजर के हम फसल नहीं उगा पा रहे हैं। ठीक है, तो मानव क्रियाकलापों द्वारा मृदा अपर्दन में तेजी से वृद्धि हुई है। एक तरफ जहां जल अपर्दन नम क्षेत्रों में ढालनुमा एवं पहाड़ी भूभागों की समस्या है, वहीं वायु अपर्दन शुष्क तूफानी क्षेत्रों के चिकने एवं समतल भूभागों की समस्या है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया कि दो प्रकार के अपर्दन हम प्रभावित हैं। ठीक है, अब मृदा अपर्दन की क्रियाविधि में मिट्टी के कणों का ढीला होना और उनका विलगाव यानी अलग हो जाना, और अलग की गई मिट्टी का परिवहन यानी कि बह जाना में शामिल होना ही क्या होता है, अपर्दन का एक कारण होता है। ठीक है, अब भारत में मृदा अपर्दन के से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो दरअसल दोस्तों राजस्थान है। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा भी गया है कि भारत में मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र या राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद में मृदा अपर्दन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त क्रमशः ये सीरीज है, याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस को याद रखिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर मृदा अपर्दन की समस्याएं देखी गई हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब इन राज्यों की जो मैंने बात की है, उन राज्यों में भी कुछ विशेष जगह हैं जहाँ पर आपको यह अपर्दन देखना पड़ेगा। तो देखिए, चंबल और यमुना नदी का, तो चंबल कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और इसका प्रवाह क्षेत्र बेसिकली मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। यमुना के बेसिन मध्य प्रदेश में मिलते हैं, लेकिन ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, शिवालिक के दक्षिणी ढाल और लघु वृहद हिमालय के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो शिवालिक की दो तलहटी है, यहाँ से उत्तर के मैदान इसी तरह शुरू होते हैं, तो पानी
ऊपर से जब नीचे आता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है। काफ़ी तीव्र बहाव में पानी आता है। अगर आपने गंगा जी का पानी देखा हो, गंगा नदी जब ऋषिकेश से ढालों के बाद मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार में प्रवेश करती है तो ऋषिकेश में काफ़ी तीव्र प्रवाह देखने को मिलता है। इवन जब आप हरिद्वार में भी जाएंगे हर की पौड़ी में, तो हर की पौड़ी में भी आपको गंगा जी का बहुत तेज प्रवाह है। इसी कारण से वहाँ पर रस्सियों की व्यवस्था या चैनों की व्यवस्था है। आप नहीं पकड़ेंगे तो सीधे आप जा कर के कानपुर में ही मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि वहाँ पर ढाल बहुत तेज है, पानी तीव्र बह के आता है, और जब पानी तीव्र बह के आता है तो मैदानी सतह को काटता है। उसमें सबसे ज़्यादा परत अपर्दन की संभावना देखने को मिलती है। अभी हम एक इमेज देखेंगे, वहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर आपको कौन से अपर्दन देखने को मिलता है। फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसे भी देखते हैं। छोटा नागपुर पठार और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के शुष्क या आर्द्र शुष्क क्षेत्र, ठीक है, इन सभी जगहों पर आपको अपर्दन की समस्या देखने को मिलेगी। अब समझिए ध्यान से जो हमने डिस्कस किया, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। भारत के इन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है, एक पहला तो हो गया ये हिमनद अपर्दन। ये पूरा हिम आच्छादित क्षेत्र है जहाँ पे मैंने अभी बात की है। शिवालिक के नीचे वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है, शिवालिक के जो नीचे वाला क्षेत्र होगा दोस्तों, दरअसल वहाँ पर अपर्दन की समस्या देखने को मिलेगी। अब मैं आपको शिवालिक के नीचे वाले क्षेत्रों में लेकर चलूँगा। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सेक्शन है, देखिए ये दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये झूम कृषि के कारण ये मानव जनित समस्या है अपर्दन की। ये जो समस्या है ये मानव जनित समस्या है। झूम कृषि के कारण इस पूरे मतलब नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली आपको झूम कृषि का चलन बहुत देखने को मिलता है। जनजातियों के द्वारा इस कृषि को किया जाता है। झूम कृषि में एक जगह पर फसल उगने के बाद उसे छोड़ करके दूसरी जगह पर चल देते हैं और वहाँ पर फिर यही कार्य किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है और उसके बाद कृषि की जाती है। उसके बाद उस भूमि को वापस से छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे होगा क्या दोस्तों, ये जो बेसिकली क्षेत्र है यहाँ पर आपने देखा होगा गारो, खासी, जयंतिया, ये बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में जब एक बार कृषि हो जाती है, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो मिट्टियाँ पेड़ों के जड़ों, जो पेड़ों की जड़ होती है वो मिट्टियों को बांधे रखती हैं। अब जब पेड़ कट जाते हैं तो वो मिट्टियाँ ऐसी हो जाती हैं जैसे ऊपर रखी हुई एक सरफेस हो। जब इनमें तीव्र बारिश होती है, देखिए यहाँ पर आपको मेघालय का रीजन पड़ता है और मेघालय में आपको पता ही है कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और बेसिकली जो खासी पहाड़ी है वहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अब जब यहाँ पर विशेषता दोस्तों बारिश तेजी होती है और पेड़ कट चुके हैं, जहाँ पर झूम कृषि की जा चुकी है, तो वहाँ पर अपर्दन होना ही होना है। तो ये अपर्दन का एक विशेष कारण है और ये जो समस्या है दरअसल ये मानव जनित समस्या है। झूम कृषि के कारण यहाँ पर अपर्दन होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि परत अपर्दन वही संभव है जहाँ पर पानी तीव्र जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी नदियों का फ्लो क्षेत्र है, ठीक है, साउथ की जो नदियाँ आ रही हैं इस क्षेत्र में, और ये विशेषता क्षेत्र देखिए, ये जो क्षेत्र मेरा अभी जहाँ कर्सर है इस क्षेत्र में भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी परत अपर्दन की समस्या। यहाँ पर भी आपको परत अपर्दन देखने को मिलेगा, इस जगह पर भी परत अपर्दन मिलेगा। ये वही क्षेत्र हो गया दोस्तों जो मध्य प्रदेश का चंबल घाटी वाला क्षेत्र मिलेगा। इनमें कुछ क्षेत्रों में आपको अवनलिका अपर्दन में मिलेगा, जहाँ पर नदी ने छोटी छोटी घाटियों का निर्माण कर दिया है, बीच में नाली नुमा संरचना बन गई है और उसे क्या कहा जाता है, अवनलिका अपर्दन। तो कहा भी जाता है दोस्तों, एक प्रश्न भी पूछा जाता है हमेशा मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार का अपर्दन देखने को मिलता है, तो वो है अवनलिका अपर्दन। एक प्रश्न और पूछा गया है एमपीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में कई बार कि मध्य प्रदेश में मृदा अपर्दन से प्रभावित होने वाला या सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वह है आपका मुरैना, ठीक है। मुरैना के अतिरिक्त भिंड भी है दोस्तों, श्योपुर भी है, जहाँ पर आपको अवनलिका अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है। अब दोस्तों ऊपर आ जाइए तो यहाँ पर मरुस्थलीय अपर्दन देखने को मिलेगा। मरुस्थलीय अपर्दन से किस प्रकार की समस्या जनित होती है अभी आगे हम देखेंगे। मरुस्थलीय अपर्दन क्या होता है इसे भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपको जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये है दोस्तों अवनलिका अपर्दन वाले क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए ये परत अपर्दन के बाद का जो क्षेत्र है इसका बहुत बड़ा रीज़न है
ये दोस्तों पूरा ये रीजन, पूरा ये अवनलिका अपर्दन का रीजन हो गया, इधर पर भी ये अवनलिका अपर्दन का रीजन हो गया, और यहाँ पर भी ये जो छोटे छोटे क्षेत्र दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको परत अपर्दन और अवनलिका अपर्दन दोनों के उदाहरण देखने को मिलेंगे। परत अपर्दन के भी और अवनलिका अपर्दन के भी उदाहरण देखने को मिलेंगे। फिर भारत के जो कोस्टलाइन एरियाज हैं, ये आपको जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, इस पूरे रीजन में दोस्तों दरअसल समुद्री तटीय अपर्दन होता है। ठीक है, समुद्र तटीय अपर्दन होता है। आपको पता होगा कि यहाँ पे लेगून्स झील पाई जाती हैं, बैक वाटर झील पाई जाती हैं। बैक वाटर झील में पानी हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, कुछ जगहों पर आपको ज्वार भाटा युक्त झील मिलेगी, यानी कि पानी एक समुद्र, मान लीजिए यहाँ पर है, जब समुद्र की लहरें बढ़ती हैं तो पानी इन क्षेत्रों में पहुँच जाता है, नहीं तो वापस से अपने यथावत स्थान पर रहता है। तो अब होता क्या है दोस्तों कि जिस जगह पर अगर ये पानी कंटिन्यूसली ज्वार भाटे आ रहे हैं तो ये पानी का जो भराव क्षेत्र है ये बढ़ता जाएगा, तो जो स्थल क्षेत्र है उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा, स्थल क्षेत्र घटता जाएगा और पानी वाला क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो जाहिर सी बात है जितना क्षेत्र पानी की गिरफ्त में आता जाएगा वहाँ पर तटीय अपर्दन होने लगेगा, तट कटने लगेंगे, और परिणाम स्वरूप दोस्तों होगा क्या कि स्थल योग्य भूमि यानी कि रहने योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि कम होने लगेगी। तो याद रखिएगा जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, दरअसल वहाँ पे समुद्र तटीय अपर्दन की समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी केरल में आपको बहुत भयानक बाढ़ देखने को मिली थी लगभग 1.5 साल पहले। वहाँ पर बाढ़ का कारण था कि वहाँ पर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। वहाँ पर डैम फुल हो गया, डैम की एक लिमिटेशन होती है, डैम से पानी छोड़ा गया, उन जगहों पर भी पानी पहुँच गया जहाँ पर कभी पानी नहीं पहुँचा था। तो अब इससे हो गया दोस्तों कि मिट्टी स्थानांतरित हुई, जब तीव्र पानी बहा मिट्टी स्थानांतरित हुई, बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया। अब उस जल को, क्योंकि ये क्षेत्र समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समुद्र पर पानी डालने का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, इतने पानी से समुद्र में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये एक रीज़न है, अगर ऊंचे क्षेत्र से पानी नीचे ढाल की ओर बह रहा है तो ये यकीन मानिए कि जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है या जो मैदानी क्षेत्र की मिट्टी है, वो कट करके शिफ्ट हो जाएगी, और इस प्रकार से अपर्दन के कारण जो मिट्टी का उर्वरक क्षेत्र, जो संरचना होती है, वो क्या होती है, दरअसल बदल जाती है, और कुछ जगहों पर मिट्टी लमड़ी भी हो जाती है और कुछ जगहों पर मिट्टी में जो गुण होते हैं दरअसल फर्टिलिटी वाले, वो कम हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये कुछ विशेष रीजन है जिसके कारण आपको अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है, और अपर्दन के साथ साथ आपको 2 विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं जिसके कारण मिट्टियों का जो उर्वरक क्षमता होता है, ये मिट्टियों की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। अब देखिए मृदा अपर्दन के संबंध में हमने डिस्कस किया था कि अपर्दन 2 कारणों से होता है, पहला जल अपर्दन, दूसरा पवन अपर्दन। जल अपर्दन, जल के द्वारा मृदा का ह्रास जल अपर्दन कहलाता है। वर्षा जल अपर्दन, इसमें सबसे पहले देखते हैं वर्षा जल अपर्दन। वर्षा जल की बूंदों से सतह के टकराने पर मृदा के कण पृथक होकर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे वर्षा जल अपर्दन कहा जाता है। परत अपर्दन में क्या होता है कि वर्षा जल की बूंदों एवं जल बहाव के कारण ऊपरी परत एक समान रूप से पतली परतों के रूप में कट जाती है और अलग हो जाती है, इसका क्या कहा जाता है, परत अपर्दन कहा जाता है। फिर एक होता है रील अपर्दन। रील अपर्दन क्या होता है इसे समझिए। तीव्र वर्षा के कारण बहुत तेज बारिश होती है, जैसे मैंने अभी आपको मेघालय क्षेत्र में बताया है, ठीक है, तीव्र वर्षा के कारण होता है। अच्छा, मेघालय क्षेत्र में तीव्र वर्षा क्यों होती है या बादल फटने के कारण क्या होते हैं, कमेंट में बताइए। क्यों कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों में और दरअसल मेघालय के क्षेत्रों में बादल फटता है, ठीक है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो तीव्र वर्षा के कारण नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जब जल पतली पतली नलियों से होकर बहता है, प्रवाहित होने लगता है, तो अपर्दन द्वारा कम गहरी नालियों का निर्माण होता है। ऐसा कब होता है, जब बारिश होती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र ही ऐसा हो जाए तो वहाँ पर इन कम गहरी नलियों के स्थान पर अवनलिका अपर्दन होता है। अत्यधिक सतही जल प्रवाह के कारण गहरी नलियों का निर्माण होता है, जिसे बड़ी अवनलिका अपर्दन या गली अपर्दन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे गली अपर्दन भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
GULLY, गली अपर्दन भी कहा जाता है, गली इरोजन भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश की जो चंबल घाटी का जो क्षेत्र है, गली अपर्दन या अवनलिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और एक विशिष्ट उदाहरण है गली अपर्दन का। ठीक है, अवनलिका अपर्दन का निर्माण विस्तृत और देर तक बहने वाली, ठीक है, या चलने वाले रिल अपर्दन के कारण होता है। तो पहले रिल अपर्दन होता है, और अगर ये रिल अपर्दन कंटिन्यूएशन में है, यानी कि मैं आपको बताया कि अगर कहीं का नदी का क्षेत्र ही बन गया, नदी का प्रवाह क्षेत्र ही आ गया कहीं पर, जैसे आप समझिए आपने किसी डैम को बनाया, डैम किससे कोई नहर निकाल दी, अब वो नहर उसी क्षेत्र पर हमेशा बह रही है, तो धीमे धीमे उस नहर के कारण अगर कोई जलाशय निर्माण होगा, या एक ऐसा जलाशय जो डैम के कारण निर्माण होता है और वहाँ से कोई नहर निकाली जाती है, तो उस नहर में पहले कौन सा अपर्दन होने का संभावना है? अगर कच्ची नहर है तो इसलिए नहर को पक्का बनाया जाता है। तो अगर कच्ची नहर है दोस्तों, तो पानी का तो लॉस होगा ही, पहले गली अपर्दन बनेगा, पहले आपको छोटी रूप में रिल अपर्दन देखने को मिलेगा, और अगर वो बड़ी नदी का स्वरूप ले लेता है तो फिर वहाँ पर अवनलिका अपर्दन होने की पूरी संभावना है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसके विशेष उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजस्थान उत्तर प्रदेश का मतलब वही हो गया जहाँ पर चंबल का क्षेत्र है और जहाँ पर यमुना का क्षेत्र है। पंजाब के शिवालिक क्षेत्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमालय के दक्षिणी ढालों, पूर्वी भारत के सभी राज्यों में, पश्चिमी पूर्व घाटों में गली अपर्दन की समस्या व्याप्त है। मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया है। अभी फिर देखते हैं। अब धारा तट अपर्दन क्या है कि धारा एवं नदियों के किनारों को काट कर, या नदियों किनारों को काट कर तथा दूसरे किनारे पर गाद भर निक्षेपण करके अपने प्रवाह मार्ग को बदल देती है। ठीक है, मतलब नदी जिस नेचुरल मार्ग से बह रही है, अगर उसमें अचानक से बहुत पानी आ जाए, या जैसे बादल फटने की सिचुएशन हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा आ जाए, धारा तेज हो जाए, तो इसमें होता क्या है, जैसे आपने एक नदी का उदाहरण देखा है ना, कि नदी जो कोसी नदी है दोस्तों, उसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो नदी अपना प्रवाह क्षेत्र बदलती रहती है, कारण नदी में जल की मात्रा बढ़ती है, तो जो उसका नेचुरल फ्लोइंग रीजन है, मान लीजिए किसी नदी का नेचुरल फ्लोइंग रीजन है, नदी यहाँ से बह रही है, अब एकाएक उसमें पानी बढ़ गया तो नदी अब ऊपर से बहने लगेगी। अब जब बहने लगी तो वो उन क्षेत्रों में भी अपर्दन शुरू कर दी जिन क्षेत्रों में उसका पानी कभी नहीं जाता था, या जो क्षेत्र अपर्दित नहीं होते थे। तो धाराएं एवं नदियाँ किनारों को काट कर तथा दूसरे किनारे पर गाद भर देती है, तो एक क्षेत्र भर जाता है और दूसरा क्षेत्र से बहने लगती हैं। तो इस तरह से अपनी नदियाँ जब अपने प्रवाह क्षेत्र में मार्ग में परिवर्तन करती हैं, तो उस क्षेत्र में दरअसल कौन सा उदाहरण देखने को मिलता है? धारा तट अपर्दन आपको देखने को मिलता है। तो ये विशेषता कुछ वाटर फ्लो के कारण अपर्दन जो होता है, पानी के बहाव के कारण जो अपर्दन होता है, उसे हमने देखा यहाँ पर। अब पवन अपर्दन देखते हैं, हवा के कारण जो अपर्दन होता है। इस प्रकार का अपर्दन वहाँ होता है जहाँ पर भूमि मुख्यतः समतल, अनावृत, शुष्क व रेतीली होती है तथा मिट्टी ढीली होती है, शुष्क होती है, सूखी होती है, बारीक दानेदार होती है। साथ ही यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, या विशेषता मैं कहूँ तो रेगिस्तान वाले क्षेत्र। तो राजस्थान में आपको जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात का जो क्षेत्र है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ पर दरअसल आपको वायु अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु अपर्दन की समस्या आपको देखने को मिलेगी। भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि वायु अपर्दन द्वारा अनुर्वरक बन गई है, या अनुवर्तक बन गई है। ठीक है, साथ ही अरब सागर और बंगाल खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के, इन तटीय क्षेत्रों में भी आपको तटीय अपर्दन देखने को मिलता है। ज्वारीय जल द्वारा मृदा का उच्च अपर्दन किया जा रहा है। केरल, अब इससे प्रभावित जो क्षेत्र हैं, तो आप पूरा तटीय क्षेत्र, ठीक है, पहला उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ ऊपर पश्चिम बंगाल ले लीजिए, फिर नीचे आ जाए यहाँ तो महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात का तट हो गया, और उसके बाद आपको केरल के तट। इन सभी तटों में आपको इस प्रकार के अपर्दन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक नाम आपको दरअसल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो तटीय अपर्दन है, तटीय अपर्दन में आपने देखा होगा कि इन तटों के किनारे आपको मैंग्रोव्स वन देखने को मिले थे। ठीक है, मैंग्रोव्स वन की विशेषता थी कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं,
दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ सुंदरवन के क्षेत्रों में पाए जा रहे थे, ठीक है, गोवा में पाए जा रहे थे, केरल तटीय क्षेत्रों में पाए जा रहे थे, इधर पे अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जा रहे थे, कुछ तमिलनाडु का तट था। इन सभी जगहों पर एक विशेष प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अपरदन की घटना भी है, साथ ही मिट्टी में कुछ विशेष गुण भी हैं, उसके कारण कुछ विशेष प्रकार के वन भी पाए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को, और यही तो ज्योग्राफी है जिसे आपको समझना है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो पहली प्रॉब्लम यानी कि जो पहली समस्या थी मृदा अपरदन की, या मृदा से संबंधित जो पहली समस्या थी उसके संबंध में हमने जानकारी ली, ठीक है। पहली समस्या हमारी थी क्या, वो है दोस्तों मृदा अपरदन में सबसे पहला पॉइंट था हमारा मृदा अपरदन, मृदाओं की समस्या से रिलेटेड। अब अगला पॉइंट हम जो देखेंगे वो घटती उर्वरता, मरुस्थलीकरण, जल जमाव के कारण प्रॉब्लम और लवणीयता और क्षारीयता के आधार पर जो मृदा की समस्याएं सामने आती हैं। उसके बाद दोस्तों हम मृदा अपरदन को रोकने के प्रभाव देखेंगे, या मृदा को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है। इन सभी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। दोस्तों अगर ये प्रयास मेरा पसंद आ रहा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। लॉकडाउन पीरियड में घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।